नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा जाए कि गद्य किसे कहते हैं, खड़ी बोली के प्रथम चारों नायक कौन थे। ऐसे कई आपके प्रश्न होते हैं जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक होता है और आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए पहला प्रश्न देखा जाए मित्रों कि गद्य क्या है। वह रचना जो छंदों के बंधन से मुक्त होती है गद्य कहलाती है। जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास आदि। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? आपकी सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है मित्रों कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो गद्य विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में अंतर है, क्योंकि गद्य विचार प्रधान और पद्य भाव प्रधान होता है। ऊपर आप पढ़ ही चुके हैं कि वह रचना जो छंदों से मुक्त होती है गद्य कहलाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि वह रचना जो छंदों से युक्त होती है पद्य कहलाती है। आइए तीसरा आपका प्रश्न देखा जाए मित्रों कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ। तो बहुसंख्यक विद्वान हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी से मानते हैं, किंतु हिंदी गद्य का वास्तविक स्वरूप 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में ही दिखाई देती है, जब आपका भारतेंदु युग आता है। और भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण युग के नाम से भी जाना गया है। दूसरा मित्रों, यदि चौथा प्रश्न आपका कहा जाए खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन नायकों के नाम लिखिए। तो खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन नायकों में मित्रों सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र जी आते हैं। इन्हीं के सहयोग से ही हिंदी का विकास हुआ और यह भी कहा जाता है कि जो आपकी 1600 ईस्वी में जो कंपनी के द्वारा जो विद्यालय स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें 4 में से इन्हीं 2 में से ऐसे 2 थे जो उस विद्यालय के प्राध्यापक थे। आइए अगला देखा जाए मित्रों, 5वां प्रश्न, हिंदी की किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखिए। तो हिंदी की 3 बोलियों में यदि मित्रों कहा जाए तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली है। वैसे यदि मित्रों कहा जाए कि संविधान में कितनी भाषाओं को वर्णित किया गया है, तो आपकी 22 भाषाओं को वर्णित किया गया था। यदि मूल संविधान में मित्रों कहा जाए तो केवल 14 भाषाएं को ही सम्मिलित किया गया था। आइए 6ठा प्रश्न देखा जाए मित्रों, हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा। तो ईसाइयों ने बाइबिल को खड़ी बोली में अनुवाद कराया ना। ईसाइयों ने बाइबिल को खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित कर अपने धर्म के साथ साथ हिंदी का भी प्रचार किया। यह यदि सीधे सीधे कहा जाए मित्रों तो ईसाइयों ने खड़ी बोली का प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपनी बाइबिल के प्रचार के लिए उन्होंने खड़ी बोली का अनुवाद कराया था, क्योंकि खड़ी बोली यहाँ पे भारत में जानने वाले लोग थे। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। तो मित्रों हिंदी गद्य का वास्तविक विकास 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में हुआ था। हिंदी गद्य का मित्रों काल विभाजन सबसे यदि मित्रों कहा जाए तो ये प्रश्न आपका सबसे प्रमुख प्रश्न हो जाता है, क्योंकि आपके काल विभाजन की समस्या सबसे प्रमुख बनी रहती है। मित्रों यदि कहा जाए तो हिंदी गद्य को 5 नहीं 6 भागों में वितरित किया गया है। पूर्व भारतेंदु युग, और पूर्व भारतेंदु युग को 1800 से 1868 ईस्वी तक माना गया है। भारतेंदु युग को 1868 से 1903 ईस्वी तक माना गया है और द्विवेदी युग को 1903 से 1920 ईस्वी तक माना गया है, जब तक सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। उन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा। दूसरा युग यदि कहा जाए मित्रों तो आपका है शुक्ल युग। शुक्ल युग का नाम रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पे पड़ा था और यह काल विभाजन में 1920 से 1936 तक रहा।
शुक्लोत्तर युग है मित्रों। शुक्लोत्तर युग यदि कहा जाए तो 1936 से 1950 ईस्वी तक रहा। वहीं स्वतंत्रोत्तर युग आपका अंतिम युग है, यह सन 1950 से अब तक रहा। आइए 9वां प्रश्न देखा जाए। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। कई बार मित्रों आप भ्रमित हो जाते हैं कि हिंदी गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं, तो आप जान लीजिए हिंदी गद्य की निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि हिंदी गद्य की विधाएं हैं ना। निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना हिंदी गद्य की ही विधाएं हैं। और 10वां प्रश्न है आपका मित्रों कि शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है, तो 1920 से 1936 तक माना जाता है। मित्रों 11वां आपका 12वां प्रश्न है कि शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है, यानी शुक्ल युग का अन्य कौन से नाम हैं जिन्हें उन्हें जाना जाता है। प्यारे साथियों, शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है। यानी यदि कहा जाए मित्रों तो इस युग के प्रमुख लेखकों के नाम पे ही इस युग का नाम पड़ा और इस शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। तो मित्रों शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम यदि कहा जाए तो बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा संपूर्णानंद आदि के नाम प्रमुख हैं। यदि मित्रों शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम कहा जाए तो उनके नाम गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी और संपूर्णानंद आदि प्रमुख हैं। शुक्ल युग आपका 13वां प्रश्न है कि शुक्ल युग के हिंदी गद्य साहित्य की विशेषता, यानी शुक्ल युग के हिंदी गद्य की कौन सी विशेषता थी। तो मित्रों इस युग में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गए थे। यदि दूसरी विशेषता कही जाए मित्रों तो इस युग का गद्य रचना में अभिभूत की सघनता और भावों की तरलता का समावेश हो गया था। तीसरी यदि कही जाए मित्रों तो इस युग की गद्य रचना चरित्र प्रधान, लाक्षणिक और कवित्वपूर्ण हो गई थी। 14वां प्रश्न यदि मित्रों कहा जाए कि शुक्ल युग का नाम किनके नाम पे दिया गया, तो शुक्ल युग का नाम मित्रों किसके नाम पे, पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदानों के कारण इस युग का नाम शुक्ल युग रखा गया था। मित्रों शुक्ल युग को छायावाद युग के किन्हीं दो ऐसे गद्यकारों के नाम लिखिए जो कवि ना हो, यानी आपको ऐसे छायावाद के दो ऐसे कवियों के नाम लिखने हैं जो गद्यकार हैं, कवि नहीं थे। तो मित्रों उनमें मुंशी प्रेमचंद्र जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। 16वां यदि प्रश्न मित्रों देखा जाए आपका तो ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किए हैं। यानी ऐसे गद्य लेखकों के नाम बताइए जो 2 युगों से अपना संबंध रखते थे, द्विवेदी युग और छायावादी युग। तो उनमें मित्रों श्याम सुंदर दास, चतुरसेन शास्त्री और पद्म पुन्नालाल बख्शी जी हैं जो छायावादी युग में भी थे और द्विवेदी युग में भी विद्यमान थे। मित्रों शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। मित्रों आपसे पूछा जाता है कि 2 प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम, 2 प्रसिद्ध आपके नाटककारों के नाम लिखिए ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं और ऐसी आपकी शानदार हिंदी साहित्य गद्य के इतिहास को आपको पढ़ने के लिए, आपको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी इनके लाभ हो सकें और वो भी इन प्रश्नों को जान सकें और अपनी परीक्षा में पूर्णतः अंकों को प्राप्त कर सकें। आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद भी दे सकें।
आइए मित्रों, अगला देखा जाए कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम लिखिए। यानी शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध निबंधकार कौन थे? तो मित्रों, राय कृष्णदास और सिया राम शरण गुप्त। ये मित्रों सिया राम शरण गुप्त यदि कहा जाए तो मैथिली शरण गुप्त के ही भाई थे, जिन्हें जिन्हें कहा जाता था राष्ट्र कवि न, और दद्दा के नाम से प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त के भाई सियाराम शरण गुप्त जी हैं। आपका 18वां प्रश्न देखा जाए मित्रों, तो 18वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्ल युग के 3 प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। यानी शुक्ल युग के 3 प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखने हैं। तो बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि और श्याम सुंदर दास। मित्रों, यदि आपसे कहा जाए तो ऊपर के प्रश्न में आपसे कहानी पूछी गई, नीचे के प्रश्न में आपसे निबंध पूछ लिया गया, फिर शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम भी पूछे गए आपसे। आपके 20वें प्रश्न में देखिए नाटककारों के नाम हैं कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो आपके जयशंकर प्रसाद और सेठ गोविंद दास जी हैं। और अब 20वां प्रश्न यदि आप देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम लिखिए ना। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम। अब शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध निबंधकार कौन थे मित्रों? तो आइए देखा जाए कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध निबंधकार आपके प्रेमचंद और चतुरसेन शास्त्री जी थे। मुंशी प्रेमचंद और चतुरसेन शास्त्री जी थे। आइए अगला प्रश्न देखा जाए मित्रों कि शुक्लोत्तर युग ना, नहीं मित्रों, उससे पहले आपका 21वां प्रश्न है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। यानी शुक्ल युग में ऐसे दो लेखकों के आपके नाम लिखने हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित थे। तो उनमें मित्रों रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र प्रसाद दोनों लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े रहे। मित्रों, आपका 22वां प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग का समय निर्धारण कीजिए। यानी शुक्लोत्तर युग कब से कब तक माना जाता है? तो मित्रों, आप देख चुके हैं कि 1920 से 1936 तक आपका शुक्ल युग था। शुक्ल युग के बाद आपका शुक्लोत्तर युग आया, जो 1936 से 1950 के अवधि तक शुक्लोत्तर युग को माना जाता है। मित्रों, 23वां प्रश्न आपका है। आइए मित्रों, 23वां प्रश्न देखा जाए कि शुक्लोत्तर युग को अन्य किन 2 नामों से जाना जाता है? यानी शुक्लोत्तर युग का और कौन से नाम से उन्हें जाना जाता है? तो मित्रों, शुक्लोत्तर युग को ही छायावादोत्तर के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग या प्रगतिवादी युग के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। 24वां प्रश्न मित्रों, छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं के नाम लिखिए। मित्रों, आपसे हिंदी गद्य साहित्य के जो गद्य विधाएं थी, हिंदी गद्य साहित्य की, वही विधाएं मित्रों आपकी छायावादोत्तर युग और शुक्लोत्तर युग की भी हैं। तो मित्रों, उनमें जो आपने पढ़ा कि निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक ना, तो वहाँ जो आपकी गद्य विधाएं थीं वही गद्य विधाएं यहाँ भी होंगी। यानी आपको भ्रमित होनी नहीं है कि हिंदी गद्य की विधाएं कौन सी हैं और छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग की गद्य विधाएं कौन सी हैं। मित्रों, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम बताइए। तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार और इला चंद्र जोशी हैं। शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम। तो शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककार मित्रों आपके वृंदावन लाल वर्मा और राम कुमार वर्मा जी हैं। वैसे यदि कहा जाए तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि त्रिवर्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को शामिल कर लिया जाता है त्रिवर्मा की श्रेणी में। मित्रों, आइए 27वां प्रश्न आपका देखा जाए कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम बताइए कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रसिद्ध निबंधकार कौन थे? तो मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल संस्कृत्यायन तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रसिद्ध निबंधकार हैं।
28वां प्रश्न मित्रों, शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम बताइए। यानी शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम क्या थे? तो मित्रों, शुक्लोत्तर युग के 3 निबंधकार आपके एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा और धर्मवीर भारती जी थे। उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा और धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के एकांकीकार थे। तो यहाँ भी मित्रों आपके यदि आप देखें तो कहानीकार, नाटककार, निबंधकार, एकांकीकार ना, तो आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे सब के सब इनमें व्याप्त हैं। मित्रों, आपके ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए बनाई गई है ताकि आपकी परीक्षा नज़दीक हैं, उन परीक्षाओं में आपको पूर्णतः इसका लाभ हो सके, आपके मित्रों को भी लाभ हो सके, क्योंकि आप उनके पास भी इसे शेयर कर चुके होंगे। आइए मित्रों, 29वां प्रश्न यदि देखा जाए मित्रों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और विनय मोहन शर्मा किस युग के लेखक थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी और विनय मोहन शर्मा किस युग के लेखक हैं? तो मित्रों, ये दोनों शुक्लोत्तर युग के लेखक कार्य हैं। आइए मित्रों, 30वां प्रश्न देखा जाए। शुक्लोत्तर युग की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी शुक्लोत्तर युग की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो मित्रों, शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप इस युग में परिलक्षित होता है। यानी हिंदी गद्य का जो पूर्ण रूप था इस युग में परिलक्षित होने लगा था। इस युग की रचनाओं में मानवीय मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाने लगा था। आइए मित्रों, अगला देखा जाए कि शुक्लोत्तर युग के 4 गद्यकारों के नाम लिखिए। यानी शुक्लोत्तर युग में 4 ऐसे गद्यकार कौन थे जो गद्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे थे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और भगवती चरण वर्मा तथा राम वृक्ष बेनीपुरी। हिंदी गद्य के विकास में स्वतंत्रता के बाद योगदान करने वाले 2 लेखकों के नाम। यानी हिंदी गद्य के विकास में स्वतंत्रता के बाद अपना योगदान देने वाले लेखकों में यदि कहा जाए मित्रों, तो विद्यानिवास मिश्र और धर्मवीर भारती का अमूल्य योगदान है। छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों की एक साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो मित्रों, यदि प्रथम पीढ़ी में कहा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और द्वितीय पीढ़ी में कहा जाए मित्रों तो महावीर ये आपके धर्मवीर भारती जी हैं। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो मित्रों, इसके पहले आप देख चुके हैं कि हिंदी गद्य की कई विधाओं के नाम आप जो जान चुके हैं, जिनमें निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, अब जितनी भी हैं सबके नाम लिख सकते हैं। और आपका मित्रों 35वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना का नाम लिखिए। तो मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना नहीं, आप कई रचनाओं की ट्रिक देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ लिंक दी गई है और लिंक से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप देख सकते हैं। या मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आशीष तिवारीपुर, और उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की ट्रिक आप लिखेंगे तो आपको तुरंत उनकी ट्रिकें मिल जाएंगी, और ऐसी ट्रिक पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मित्रों। 36वां प्रश्न आपका है मित्रों कि शुक्लोत्तर युग के 2 लेखकों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के 2 लेखकों के नाम यदि मित्रों कहा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचना कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, चारुचंद्र लेख हैं। और दूसरा यदि कहा जाए मित्रों धर्मवीर भारती की, तो कनुप्रिया, कहानी, अकहानी, गुनाहों का देवता और ठेले पर हिमालय आदि उनकी रचनाएं हैं। यदि मित्रों 37वां प्रश्न आपके लिए कहा जाए कि प्रगतिवादी युग के 2 लेखकों तथा दोनों के एक रचना के नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी युग के लेखकों में मित्रों कहा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी और इनकी रचना गेहूं बनाम गुलाब। और मित्रों दूसरा कहा जाए तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की यदि कृति रचना कही जाए मित्रों
तो वो है निराला की साहित्य साधना। आइए मित्रों, आपके 35 प्रश्नों की ही श्रृंखला कही गई थी, लेकिन आपके लिए इनमें 40 प्रश्नों की श्रृंखला बना दी गई है। आइए मित्रों, 38वां प्रश्न आपका देखा जाए कि नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। तो नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी एक ही। नाटक कई अंकों में होती है, जबकि एकांकी एक ही अंक की होती है। नाटक में कई पात्र होते हैं, जबकि एकांकी में कम पात्रों की संख्या होती है। आइए मित्रों, यात्रा साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी यात्रा साहित्य के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ये आपको बतानी है कि यात्रा साहित्य का मुख्य उद्देश्य किसी यात्रा के अनुभव को सरल एवं रोचक ढंग से जीवंत रूप में प्रस्तुत करना होता है। और 40वां प्रश्न मित्रों आपके लिए है, आपको बताना है कि हिंदी गद्य की किन्हीं दो नवीन विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की किन्हीं दो नवीन विधाओं के नाम लिखिए। मित्रों, आपको बतानी है कि इसका आंसर आपको देना है, देखना है कि कितने लोग ये बता पाते हैं कि हिंदी गद्य की दो नवीन विधाएं कौन कौन सी थीं। आप जान पाते हैं या नहीं जान पाते, ये आपको बतानी है मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए, इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए यह ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। आप मित्रों इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार इसमें मित्रों एक साथ आपके लिए संजोया गया है। आपको ऐसा पूरा YouTube में मिलने वाला नहीं है कि एक साथ आपके लिए रखा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि, गुलाब राय ठलुआ क्लब, शुक्लोत्तर युग के हजारी प्रसाद का एक साथ मित्रों आपके लिए संजोया गया है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपको भी इनके बारे में जानकारी मिल सके और आपके मित्रों को भी आप पूर्णतः बता सकें।